बड़ी खबर, जंगली हाथी का आतंक। साहिबगंज में जंगली हाथी का आतंक दिख रहा है। बरवाडा में बेल पहाड़ी में 2 लोगों को कुचला। इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि साहिबगंज में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बरवाडा के बेल पहाड़ी में 2 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया है, जिससे लोगों के बीच खौफ है। तो साहिबगंज में हाथियों का आतंक जारी है। साहिबगंज में जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाथी ग्रामीण इलाकों में जा घुसा है और इस बीच 2 लोगों को भी हाथी ने कुचल दिया है। बता दें कि बरहडवा के बेल पहाड़ी की ये घटना है। इलाके में दहशत का माहौल है। तो साहिबगंज में जंगली हाथी का आतंक दिख रहा है। साहिबगंज में जंगली हाथियों ने बरहडवा के बेल पहाड़ी में 2 लोगों को कुचल दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। और हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अपडेट के साथ। जी मिथिलेश, बताइए। 2 दिन पूर्व हाथी इस क्षेत्र में विचरण करते हुए आई थी। हाँ, उस समय बीएफओ ने लोगों को अलर्ट जारी किया था कि हाथी को तंग न करें। एकल हाथी है, इसको तंग कीजिएगा तो जान माल का नुकसान हो सकता है। इस संबंध में खबर भी चली थी जी सबको। तो वन विभाग इस पर क्या कुछ कर रही है? विभाग के कर्मी साथ में हाथी को भगाने में लगे हुए हैं, क्षेत्र से बाहर निकालने में। लेकिन लोग जो है विभाग कर्मियों से ही उलझ जा रहे हैं। जी मिथिलेश, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। वहीं साहिबगंज में पदस्थापित महिला थानेदार रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पूरे मामले को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्र कार्यालय में बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि अब इस पूरे प्रकरण को झारखंड पुलिस एसोसिएशन जांच करेगा। इसके लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के क्षेत्रीय मंत्री सहित अन्य लोग शामिल हुए। वहीं 3 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसके बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्र कार्यालय को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। कम से कम उनकी मौत के कारण का पता लगाएं, क्योंकि मामला सेंसिटिव। एक युवा महिला पदाधिकारी है और अभी नौकरी बहुत कम, 2-3 साल मात्र नौकरी हुई है। वैसी स्थिति में किसी के मौत को गले लगा लेना या आत्महत्या करना, आत्महत्या में भी कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। उन पर वरीय पदाधिकारी द्वारा दबाव डाला गया है या पॉलिटिकल दबाव डाला गया, किस कारण से हत्या हुई है या आत्महत्या की है, इस बिंदुओं पर साहिबगंज पुलिस को स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि साहिबगंज पुलिस उजागर करेगी। एक बार फिर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना होगी। ये तीसरी बार है जब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर ट्रेन खुलेगी। ग्रीन कॉरिडोर से यह ट्रेन सुबह लगभग 11 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। सोमवार सुबह एक ट्रेलर पर 2-2 कंटेनर को लिंडे से लिक्विड ऑक्सीजन भरकर पहले बर्मा माइंस FCI गोदाम में रखा गया, फिर रेलवे यार्ड पर लाया गया, फिर बड़े क्रेन की मदद से 80 टन की क्षमता वाली मालगाड़ी पर लोड किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। रांची एयरपोर्ट पर हर दिन ऑक्सीजन की ढुलाई का काम जारी है। बुधवार को C-70 एयरफोर्स के मालवाहक विमान का रांची में 10 बार मूवमेंट हुआ। मालवाहक विमान से 12 खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची पहुंचा। हिंडन, आगरा, चंडीगढ़, ग्वालियर, भोपाल से खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची एयरपोर्ट पहुंचा। बता दें कि बोकारो में सभी खाली टैंकरों में भरा जाता है। इसके बाद ट्रेन या ट्रक से देश भर में ऑक्सीजन टैंकर को भेजा जाता है। एयरफोर्स निदेशक विनोद शर्मा ने ये जानकारी दी।
और झारखंड में रेमडेसिविर की जरूरत को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को विचार करने को कहा है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में हर दिन 4000 रेमडेसिविर की जरूरत है, जबकि सप्लाई महज 1500 से 2000 के बीच की गई है। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्र को पत्र भी लिखा। इस बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर सीआईडी की ओर से अपनी जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में झारखंड हाईकोर्ट को सौंप दी गई है। भैया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। साथ साथ उनके टेस्ट का भी निर्देश दिया गया है, जिसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। रांची उपायुक्त ने बताया कि रांची से सिर्फ बंगाल की सीमा लगती है, जिसे देखते हुए सिल्ली में चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी विशेष फोकस रखा जा रहा है, ताकि कोई भी अगर प्रवासी मजदूर आए तो उनका टेस्ट किया जा सके। जो सरकार का निर्देश आया है उसमें जो भी हमारे माइग्रेंट वर्कर बंधु वापस आएंगे उन सभी को अपने अपने ब्लॉक्स में हम लोग भेजेंगे और वहाँ पर प्रत्येक प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर को चिन्हित किया है। उस क्वारंटीन सेंटर में वो रहेंगे, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा और 7 दिन के बाद अगर वो नेगेटिव रहता है तो अपने घर जा सकते हैं। आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण लागू है। बोकारो पुलिस भी अब लोगों को जागरूक करने में जुटी है। आज शहर में बीएस सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने माइकिंग के साथ लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रहने और बेवजह नहीं निकलने की अपील की। जैसे कि देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सरकार के द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी किया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4 तारीख से 13 तारीख तक, 6 तारीख से 13 तारीख तक बढ़ाया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो तो नादानी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए, घर से अनावश्यक नहीं निकले। इसी बात को लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं और साथ में हमारा पूरा टीम है। राज्य में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। झारखंड पुलिस के जवान भी इससे अछूते नहीं। बेड की कमी के कारण आम लोग या पुलिसकर्मी सभी परेशान हैं। लेकिन रांची के जैप 10 में बना करोड़ की लागत से अस्पताल बंद पड़ा है। अगर ये अस्पताल आज शुरू होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल आज भी महज क्वारंटीन सेंटर के तौर पर किया जा रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। एक तरफ कोरोना का संक्रमण जहां पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड की किल्लत है। लेकिन एक ऐसा भी अस्पताल है जो बनकर पूरी तरह से तो तैयार है, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं जैप-10 स्थित अस्पताल की, जहां पर 50 बेड का ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। करोड़ों की लागत से बना ये अस्पताल आज क्वारंटीन सेंटर में है। जो पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं जैप-10 के, सिर्फ उन्हीं को ही रखा जा रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, न डॉक्टर है न कोई अन्य सुविधाएं। बात की जाए तो महज 2 नर्स जो हैं, वो 32 जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित क्वारंटीन में हैं, उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर रखी गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फिलहाल अगर ये अस्पताल शुरू हो जाता है तो कम से कम जो पुलिसकर्मी ही संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज दुरुस्त तरीके से हो पाता, क्योंकि अस्पतालों में एक तरफ बेड की किल्लत है तो दूसरी तरफ जगह की मारामारी। तो ऐसे में ये करोड़ों की लागत से बना हुआ अस्पताल महज हाथी के दांत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर झारखंड पुलिस एसोसिएशन लगातार इसे लेकर गंभीर है और अस्पताल को चालू करने पर जोर दे रहा है, लेकिन देखना होगा सरकार और स्वास्थ्य महकमे की नींद कब जग पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही देश भर में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे में घाटशिला में भगवती ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। प्रतिदिन 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की क्षमता रखने वाला भगवती ऑक्सीजन प्लांट धूल फांक रहा है। ऐसा नहीं है कि यह प्लांट चालू नहीं है। आदेश आने के बाद यह प्लांट आधे घंटे के अंदर चालू हो जाएगा, लेकिन आदेश के इंतजार में यह प्लांट बीते 2 साल
साल से बंद पड़ा है। आज भी इस ऑक्सीजन प्लांट में कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं। 93% पीएसए प्लांट की अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सीजन शुद्धता की मानक क्षमता रखने वाला यह ऑक्सीजन प्लांट अगर चालू हो जाए तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को इससे फायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत है, 200 सिलेंडर फिलिंग के लिए पर डे इसका कैपेसिटी है, तो ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम लोग पर मंथ कितने जन को हेल्प इस ऑक्सीजन प्लांट से पहुंच सकता है। लेकिन हम लोग की यही है कि जो भी करेगा वो HCL में ही करेगा, और उन लोग को हम लोग प्रपोजल इसका दे चुके हैं। आदेश जब भी मिलेगी हम लोग चालू कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इसका फिलिंग होना चाहिए। फिलिंग प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सकेगा तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन हम लोग का रनिंग प्लांट है, आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। आधे घंटे के अंदर हम लोग थ्रू पाइपलाइन दे सकते हैं, लेकिन यही है कि यहाँ से चालू होगा, HCL एंड में जाएगा। देखिए, इस विषय में हमारे SDO सर ने पहल किया है और विधायक जी के भी संज्ञान में है, माननीय विधायक जी के, और HCL के जो प्लांट के जो मैनेजर हैं संजय सिंह जी ऑक्सीजन यूनिट के जो हैं, तो उनके साथ सर की बैठक भी हुई है और सर के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द जो है चालू करने के विषय में अपना पहल करें, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है इसे काफ़ी हद तक हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया है। धनबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। बस स्टैंड में लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। बस मालिक, ड्राइवर हो या फिर यात्री, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए कैसे एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ज्यादातर यात्री बिना मास्क के हैं। बटांड स्थित बस पड़ाव में लापरवाही देखने को मिल रही है। न तो बस को सैनिटाइज किया जा रहा है, न ही नियमों का पालन। बस में सभी सीटें फुल है। अभी आप कितने आदमी को बस में बैठा के ले जा रहे हैं, और भी बिना कितना लोग जो है बिना मास्क के बैठे हुए हैं। आपको बोल रहे हैं मास्क लगाने के लिए, और बोले कहाँ हैं? बोल रहे हैं, बोले नहीं ना, वहीं पे बोला। और अब एक अच्छी खबर, कोविड की दूसरी लहर में झारखंड के जेलों तक नहीं पहुंच पाई है। राज्य में सभी जेल कोविड संक्रमण के प्रकोप से बचे हुए हैं, जबकि पिछले साल कोरोना संक्रमण से जेल में बंद कैदी और जेलों में तैनात जेलकर्मी भी प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार जेल में बंद कैदी पूरी तरह सुरक्षित है। झारखंड जेल में प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हर संभव कदम भी उठाए जा रहे हैं। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने बताया कि झारखंड के जेलों में वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। सोशल टास्क फोर्स का गठन कर बंदियों का पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया गया है। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत आइसोलेट कर दिया जाता है। अभी तक हमारे जेल में पूरी सुरक्षा है और हमें तो लगता है कि अभी तक वर्तमान में सबसे सुरक्षित कोई स्थान है तो हमारा जेल है, कि वहां से बाहर से कोई आदमी आता नहीं है और न किसी को बाहर जाना है। इसलिए उससे सुरक्षित स्थान अभी कहीं नहीं। हमारे सारे कैदी सुरक्षित है और हम लोग पूरी तरह प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। इसी कारण नतीजा है कि अभी तक हमारा कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं हुआ है कोविड का। इक्का दुक्का कोई होगा तो बहुत माइल्ड होगा उसका और वो ठीक हो जा रहा है, वो असली हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि गंभीर स्थिति रहती तो हमें जो निश्चित रूप से जेलर के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता। गिरिडीह के कोविड अस्पताल परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि वे 40 मिनट तक गुहार लगाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, जबकि डॉक्टर ने बताया कि मरीज की मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। अभी से लगभग 50 मिनट पहले हम पेशेंट को लेकर के आए और यहाँ डॉक्टर साहब को लगभग 10 बार आवाज़ दी है कि सर थोड़ा सा पेशेंट लेकर आए, ऑक्सीजन थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले सिस्टर आ रही है, सिस्टर आते ही तुरंत लगा देंगी। सारा लंच पे गई है। तो हम बोले सर सारी लंच पे आके नहीं ना चाहिए, बस तुरंत 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रही है। उसके बाद करीबन 40 मिनट तक नहीं आई। जब हम बोले कि सिस्टर आइए और हमारे पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दीजिए, बोल चिल्लाइएगा तो हम वो भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में ऐसा करते करते 40 मिनट लगभग समय बिता दी। 40 मिनट के बाद ही आई और 50 मिनट समय बीत गया और हमारा पेशेंट लेफ्ट हो गया। ये इन लोगों की लापरवाही की पूरा लापरवाही दर्शाता है कि ये किस तरह का यहाँ क्या इलाज हो रहा है।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में देवघर सफल होता दिख रहा है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता की वजह से देवघर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के नए मामले में कमी आ रही है। वहीं स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ी है। देवघर में बीते 24 घंटे में 192 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 146 लोग रिकवर हुए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि अब 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 13 मई तक ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़कर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की बात करें तो देवघर में बीते दिन 192 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं ठीक होकर घर वापसी करने वालों की संख्या 146 है। और अगर मौत की बात करें, कोरोना संक्रमित से मौत की बात करें तो कुल 7 मौतें कल यानी 5 मई को हुई है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है, लेकिन और भी जागरूक होना है ताकि इस कोरोना संक्रमण के चैन को हम तोड़ सके। सुबह का वक्त है, हालांकि गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ज़रूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देवघर में जो है चेन को तोड़ने के लिए लोग सक्रिय और जागरूक भी हो रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मुहिम चलाया गया था मास्क को लेकर। अधिकतर लोग मास्क भी पहन रहे हैं और इसके साथ हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप ज़रूर मास्क ज़रूर लगाएं और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। देवघर जिला प्रशासन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए कड़े कदम उठा रही है। देवघर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड के समय गरीबों को अनाज की कमी न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार अनाज भेजा जा रहा है। देवघर जिले में FCI बाजार समिति और मधुपुर में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला गया है। जल्द से जल्द आवंटित हुए गेहूं और चावल सहित नमक को सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 4 थानों के पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 23 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक और 11 ATM बरामद किया गया है। टीमों के द्वारा कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 23 मोबाइल, 37 सिम, 9 पासबुक, 4 चेकबुक और 11 ATM बरामद हुआ है। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गांव में टिंकू महतो ने खेती की नई अलख जगाई है। टिंकू महतो ने अपने गांव में 100 से अधिक सेब के पेड़ लगाए, जिसमें अब फल आने भी शुरू हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस फिजा में कभी बारूद की गंध महकती रहती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है और उसी हरियाली के बीच खिले हरे भरे पौधों पर सेब के छोटे छोटे फल आकार लेने लगे हैं। कुछ दिन बाद जब ये पीले टिकोले पककर लाल हो जाएंगे तो उसका स्वाद लेने के लिए भला किसका मन न मचल पड़ेगा। घाटशिला के युवा किसान टिंकू महतो ने कड़ी मेहनत से पत्थर और पहाड़ से घिरे इस छोटे से बागान में ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि हर तरफ सेब के नन्हे पौधे झूमते नजर आ रहे हैं। सर इसका फल जून महीना तक पूरी तरह पक के रेडी हो जाएगा सर। और अभी स्टार्टिंग में कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सर, पूरा कलर आ चुका है उसमें सेब में और साइज भी बड़ा हो गया है, पकने की स्थिति में आ गया सर। 1 महीना में पक जाएगा। 2 साल पहले जब घाटशिला के इस युवा किसान ने सेब की खेती करने की सोची तो सब मजाक उड़ाने लगे। भला कश्मीर और हिमाचल के ठंडे मौसम में फलने फूलने वाला स्वादिष्ट सेब घाटशिला के गर्म मौसम में कैसे हो सकता है। लेकिन इस मेहनतकश ने सेब उगाने का प्रण ले लिया था। छोटे से बगीचे में 100 से ज्यादा पौधे लगाए, समय समय पर खाद पानी देते रहे, आंधी और तूफान से पौधों को बचाया और 2 साल तक पसीना बहाने के बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हम देखे कुछ करना चाहते हैं, काम धंधा तो बाहर जाना पड़ता है, तो घर ही में कुछ देखते हैं, तो लाया लगाया, हो गया सर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता।
किसान टिंकू और किशोर ने तबीयत से पत्थर उछाला और देखिए घाटशिला के पथरीले सतह पर मेहनत का मीठा सेब खिलने भी लगा है। तो वो दिन दूर नहीं जब घाटशिला भी सेब की खेती के लिए जाना जाने लगेगा। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला।